अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम सी लैंग्वेज की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है फार लूप। इसमें हम देखेंगे फार लूप क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, इसका सिंटैक्स, इसका फ्लो चार्ट और इसके चंद प्रोग्राम जो है प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। फार लूप जो है आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है जब हमने कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सर्वर टाइम यानी बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है 5 दफ़ा 10 दफ़ा या इससे भी ज़्यादा दफ़ा जो है वो डिस्प्ले करवानी हो। इसके अलावा आमतौर पर फार लूप जो है रेल और लिंक लिस्ट के अंदर इस्तेमाल होती है। फार लूप को आमतौर पर हम उस वक्त भी इस्तेमाल करते हैं जब हमें स्टेटमेंट यानी कंडीशन का पहले से पता हो कि स्टेटमेंट जो है वो कितनी दफ़ा डिस्प्ले होगी। तो यानी अगर तो हमें पहले से नहीं पता तो हम अक्सर वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम फार लूप उस वक्त इस्तेमाल होती है जब कंडीशन का पहले से पता हो कि कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होनी है। इसीलिए फार लूप को हम काउंटर कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले जो है फार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन का मतलब जो है यानी शुरू कहाँ से होना है। उसके बाद कंडीशन देखी जाती है यानी जाना कहाँ तक है। और उसके बाद जो है यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का फंक्शन देखा जाता है। और अगर उसके बाद कंडीशन सही होती है तो फिर हम क्या करते हैं, लूप की ब्रैकेट के अंदर आते हैं और उसके बाद लूप का कोड जो है यानी वो डिस्प्ले करवा देते हैं। तो उसके को हम फ्लो चार्ट के ज़रिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन देखेंगे यानी इनिशियलाइजेशन शुरू कहाँ से होना है। उसके बाद कंडीशन देखी जाएगी। अगर तो कंडीशन सही है तो फिर स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले होती है। और अगर कंडीशन गलत है तो फिर क्या चीज़ें स्टेटमेंट डिस्प्ले नहीं होती और फाल से प्रोग्राम जो है यानी लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। तो अगर स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इंक्रीमेंट का फंक्शन होने के बाद दोबारा फिर कंडीशन चेक की जाती है। अगर कंडीशन सही होगी तो हम दोबारा स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाएंगे और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम बाहर चले जाएंगे। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिसे टर्बो का ये डब इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसमें जो है लूप इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक हम फॉर लूप के ज़रिए ना सबसे पहले 1 से लेकर 5 तक गिनती जो है यानी काउंटिंग जो है वो डिस्प्ले करवानी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं इंट एन नाम का या आई नाम का कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। तो हम एन नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। उसके बाद हम फॉर लूप लगाते हैं। तो फॉर लूप के अंदर जो है हम क्या करेंगे यानी तीनों चीज़ें लगाएंगे जिसमें इनिशियलाइजेशन भी होगी, कंडीशन भी होगी और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एन की वैल्यू जो है शुरू कहाँ से करते हैं, 1 से, क्योंकि कंडीशन जो है यानी इनिशियलाइजेशन जो है 1 से शुरू की जाती है। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमने जाना कहाँ तक है, तो उसमें हम जो है 5 तक जो है यानी आमतौर पर लिखते हैं यानी लूप जो है वो 5 दफ़ा जिस एग्जीक्यूट होगी। और उसके बाद एन प्लस प्लस यानी हम क्या करते हैं यानी इंक्रीमेंट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखा जाए तो यानी लूप में देखा जाए तो एन की वैल्यू तो 1 है और जाना कहाँ तक है, 5 तक। तो इसका मतलब कंडीशन जो है वो सही है। अगर कंडीशन सही है तो फिर हम क्या करेंगे, लूप की बॉडी के अंदर आएंगे। तो लूप की बॉडी के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और यहाँ पर जो है यानी हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यानी हमारी जो स्टेटमेंट है उसको। तो स्टेटमेंट किसको डिस्प्ले करवाना है, यानी हम क्या करते हैं यानी काउंटिंग जो है यानी डिस्प्ले करवाते हैं। यानी 1 डिस्प्ले करवाना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से 5 डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यानी मॉड्यूलस डी इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मॉड्यूलस और उसके बाद डी, ठीक है। और कॉमा लगाकर हम क्या करेंगे यानी या इसको बैकस्लैश एन लगाते हैं ताकि न्यू लाइन में अगली 2 जो है वो न्यू लाइन में। उसके बाद कॉमा लगाकर हम एन लिख देते हैं और लास्ट में हम इसको सेमीकोलन लगाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले करवाते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको कंपाइल करेंगे। यहाँ पर गलती है तो यहाँ पर प्रिंट एफ लिखना था, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर हम प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर कोई एरर मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये देखें आपके सामने सबसे पहले 1 आया, फिर कंडीशन चेक हुई, तो उसके बाद यानी इंक्रीमेंट हो गया, फिर एन की बजाय 2 हो गया, फिर इसी तरीके से फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया और उसके बाद 5 हो गया। तो जब 5 हो गया तो उसके बाद कंडीशन जो है गलत हो जाती है, ठीक है। यानी 5 होने के बाद जब इंक्रीमेंट होगा यानी 6 हो जाएगा तो कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। तो फिर जो है लूप टर्मिनेट हो जाएगी। इस तरीके से यानी फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए हम 1 से लेकर 5 तक गिनती जो है लिख सकते हैं। इसी तरीके से 5 तक गिनती के अलावा जो है हम यानी टेबल का प्रोग्राम जो है यानी हमने वो भी फॉर लूप के अंदर लिख सकते हैं। तो टेबल का प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं,
एक n नाम का वेरिएबल लेते हैं यानी लूप के लिए, और एक और वेरिएबल लेते हैं यानी हमने यूज़र से एक वैल्यू लेनी है यानी टेबल नंबर लेना है। तो टेबल नंबर मिसाल के तौर पर हमने 2 का टेबल लिखना है या 3 का लिखना है या किसी भी नंबर का टेबल लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, यूज़र से जो है वो नंबर मांगेंगे। तो उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है इंट सी के नाम से। तो हम यहाँ पर प्रिंट एफ के अंदर यूज़र से जो है वैल्यू मांगते हैं। तो हम क्या कहते हैं, यानी उसको कहते हैं एंटर अ टेबल नंबर। जब हम टेबल नंबर यूज़र से मांगते हैं तो उसके बाद स्कैन एफ के अंदर जो है यानी वैल्यू जो है वो आ जाती है। स्कैन एफ और डबल कोटेशन के अंदर तो हम क्या लगाते हैं, मॉड्यूलस डी, और उसके बाद डबल कोटेशन क्लोज करते हैं कोमा, और उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर लगाते हैं, और उसके बाद हम वेरिएबल का नाम क्या लिखा है, हमने सी लिखा है, और उसके बाद सेमीकोलन। अब यहाँ पर देखा जाए तो यानी यूज़र से सबसे पहले वैल्यू मांगेंगे, उसके बाद हम फार लूप लगाएंगे। फार लूप का मतलब यानी शुरू 1 से होना है, उसके बाद जाना कहाँ तक है, 5 तक जाना है, और उसके बाद n++ होना है। और इसके अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर अब कंडीशन तो सही है क्योंकि n की वैल्यू 1 है, तो हमने जाना कहाँ तक है, 5 तक, यानी 5 तक वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवानी है, यानी टेबल जो है 5 तक लिखना है। तो हम यूज़र से जो है यानी मॉड्यूलस डी लिखते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, यानी डबल कोटेशन के अंदर यानी हमने क्या करना है, एक्स लिखना है, यानी एक्स का मतलब मल्टीप्लाई लिखना है। उसके बाद हम फिर दोबारा मॉड्यूलस डी लगाएंगे, फिर हम इक्वल टू लगाएंगे क्योंकि टेबल में सबसे पहले यानी पहली वैल्यूज़ आती है, फिर मल्टीप्लाई आता है, फिर सेकंड वैल्यूज़ आती है, फिर उसके बाद इक्वल टू आता है, और उसके बाद थर्ड वैल्यू का मतलब यानी पहली को दूसरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाता है। उसके बाद हम \n लगा देते हैं क्योंकि हमने पहले 2 1 2 आना है, फिर 2 2 4 आना है। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, तीनों वैल्यूज़, यानी सबसे पहले n की वैल्यूज़ यानी जिसका टेबल लिख रहे हैं, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर हम क्या लिखें, यानी हम सबसे पहले सी लिखते हैं, ठीक है। यानी यूज़र से यानी 2 का टेबल लिखेंगे तो 2 पहले आएगा, फिर उसके बाद यानी n आएगा यानी 1 आएगा, और उसके बाद n मल्टीप्लाई सी या सी मल्टीप्लाई n आ जाएगा, ठीक है जी, सी मल्टीप्लाई n। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं तो आपके सामने यानी यूज़र जो है वो आपके सामने देखते हैं कोई गलती तो नहीं, गलती नहीं है। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अब आपसे यूज़र से जो है ना वो वैल्यू मांग रहे हैं, देखें ना, सबसे पहले एंटर है टेबल नंबर, तो हम यहाँ पर 3 लिखते हैं, तो यानी 3 लिख कर एंटर का बटन दबाएंगे तो ये देखिए 3 का टेबल जो है वो आपके सामने आ गया। यहाँ पर मॉड्यूलस आया, इसको देखते हैं यहाँ पर आउटपुट में एरर क्या आया जी। यहाँ पर हमने मॉड्यूलस डी नहीं लिखा था जिसकी वजह से वैल्यू जो है वो डिस्प्ले नहीं हुई। अब हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, और उसके बाद जब हम इसको रन करेंगे तो आपसे टेबल नंबर मांग रहे हैं, हमें टेबल नंबर दे दो 3, तो ये देखिए 3 का टेबल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। तो इस तरीके से फॉर लूप के ज़रिए जो है हम टेबल लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर, या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।